आज हम लोग पॉलिटिकल का लेसन 3 जो कि क्लास 12th का एक टॉपिक है, समकालीन दक्षिण एशिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग शीत युद्ध के दौर में विश्व के बड़े फलक पर हुए बदलावों के बारे में देख चुके थे कि क्या क्या बदलाव आया था। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में की बेरेदारी में बिठा लिया, तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार आ चुके थे। तो सभी लोग इस बात पर ध्यान देने लगे। इसके अलावा इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर के विवाद आज भी कायम है। हालांकि सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ था, उस समझौते में यह बात तय की गई थी कि पाकिस्तान भी सिंधु नदी का पानी को लेगा और भारत कभी भी सिंधु नदी के पानी को बंद नहीं कर सकेगा। तो आज भी इन बातों की चर्चा की जाती है। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। साथ ही एक बात और, इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा वह इनके मूल में है। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा, कुछ देशों की घरेलू राजनीति पर चर्चा भी की जाएगी। अब देखिए, बगल में एक पेंटिंग दिया गया है। इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक महिला है जिसने कई सारे झंडों को लिया है अलग अलग देशों की। तो ये गेनी डेलार्को ने सन 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी। इसका शीर्षक था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया था और यहाँ दिया हुआ चित्र उसी पेंटिंग का सुभाष रायकृत रूपांतरण भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोग का एक पिक्चर था क्लास 10 में, आप लोगों ने पढ़ा था, किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रेडरिक सारियू के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई थी, 4 चित्रों की एक श्रृंखला। यहाँ पर एक पेंटिंग आ रही है किसकी? येगेनी डेलार्को की, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है दक्षिण एशिया। भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट मैच होता है तो यह कितना तनावपूर्ण होता है, हम इसको अभी बखूबी जानते हैं। हमने यह भी देखा क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से उसकी मेजबानी भी की जाती है। इन सब बातों की चर्चा की गई है। अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सबको इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसके अलावा उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट नजर आता है। आप लोग सभी जानते हैं भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। यह भौगोलिक विशिष्टता इस उपमहाद्वीप के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है और जब तब इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है। चीन भी क्या है? इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है। आज भी जो जितना भी हम लोग व्यापार करते हैं, अधिकतर सामान चाइना का होता है। आप लोग लगभग जितने कोई मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं सब चाइना से आया है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, ध्यान रखिएगा। चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। तो दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल कितने देशों के लिए किया जाता है? तो 7 देशों के लिए किया जाता है। आप लोग अपना लाइन बना के लिखेंगे। दक्षिण एशिया में 7 देश शामिल हैं। 7 देश का नाम पहले हम चर्चा कर चुके हैं। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली भी नहीं है। यह अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी यहाँ पर कायम है। तो हम लोग भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लोकतंत्र का विकास। लोकतंत्र का विकास का मतलब क्या हुआ? पहले के टाइम में क्या होता है? यहाँ पे राजाओं का शासन था,
फिर आप लोग जानते हैं ब्रिटिशों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। फिर 1947 में जाकर हमारा देश स्वतंत्र हो गया। अब पहला आम सभा चुनाव 1951 में हुआ था। ठीक है, पहला आम सभा चुनाव 1951, हालांकि अमूमन 1952 में ही हुआ था। तो उसके बाद से यहाँ पर क्या है, 5 साल में हमेशा गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और ये सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि श्रीलंका वगैरह में भी यही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है। आप लोग पढ़े हैं, सन 1999 में पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था और उसके बाद वही लंबे समय तक शासक रहे थे। तो पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहला सरकार बेनजीर भुट्टो और दूसरा नवाज शरीफ के टाइम में नेतृत्व में कायम रही। 1999 में तख्ता पलट हुआ था, कौन किया था, जनरल परवेज मुशर्रफ। 2008 से यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक शासन है। कहाँ पे, पाकिस्तान में। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। 2006 में क्या था नेपाल में, क्या 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्ति ले लेगी। हालांकि 2008 में आगे चल करके राजतंत्र खत्म हो गया और नेपाल में भी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई। तो अगर पूछा जाए नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो 2008 में हुई थी। भूटान जो है आगे चल करके 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। भूटान भी राजा के नेतृत्व में या बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। बहुदलीय लोकतंत्र मतलब बहुत सारा दल वहां पर आ गए। दूसरा द्वीपीय देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना, कौन, मालदीव, और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, शॉर्ट में एमडीपी, का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है और एमडीपी ने 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल की। कहाँ पे, मालदीव की बात की जा रही है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। इस बारे में बात की जाती है। यह निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। लोकतंत्र कहाँ हो सकता है, विश्व के धनी देशों में, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र लगभग हर जगह पे है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र का वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा भी है। अब भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा, इस बारे में भी चर्चा की जा रही है। अब यहाँ पर एक ग्राफ दे दिया गया है। विकासशील देश दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत विकासशील देश है और हाँ, भारत विकासशील देश है, विकसित देश है। देखो 3 वर्ड का चर्चा होता है। एक होता है विकसित देश, दूसरा होता है विकासशील देश और तीसरा होता है अर्धविकसित देश। अमेरिका विकसित देश में आता है, भारत विकासशील में आता है और भूटान अर्धविकसित में आता है। अब विकासशील देश किसको बोलते हैं, विकसित किसको बोलते हैं? ऐसा देश जिसका विकास पूरा हो चुका है, उसको और डेवलपमेंट नहीं चाहिए या फिर अपनी चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास करता है, वो हो गया विकसित। विकासशील मतलब प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, हर चीज़ का विकास नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे विकासशील। और जिसमें हल्का भी विकास नहीं हुआ है वो है अर्धविकसित। सामान्य भाषा में बोले, आप लोग का कोचिंग विकासशील है, लगभग कोचिंग में सुविधाएं मौजूद है, लेकिन अभी भी बेंच नहीं लगा है, टेबल नहीं लगा है, प्रत्येक के डेस्क के पास एक वो चार्जर का पॉइंट होना चाहिए था, नहीं है भाई। रियलिटी वाला बात है। आप चाहें तो पीसी वगैरह चला सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या बोल सकते हैं, एक प्रोजेक्टर होना चाहिए था, नहीं ना है। तो हम लोग किस में है, विकासशील में है। एक करके पढ़ रहा है। लेकिन अर्धविकसित बोलेंगे क्या, नहीं। हम लोग का कोचिंग में पूरा पेंट हुआ है, पंखा वगैरह है, स्विच वगैरह है, सारा काम हम लोग का हो जाता है। तो हम लोग अर्धविकसित में नहीं आएंगे, विकासशील में आएंगे। कुछ कोचिंग ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ पर बेंच, टेबल, प्रोजेक्टर, हर चीज़ लगा हुआ है, तो उसको किस में लेंगे, विकसित में लेंगे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता दी जाती है कि लोकतंत्र काफ़ी अच्छा है।
लोकतंत्र 72 भी हुआ है, इसके बारे में भी बात किया गया है। अच्छा, तानाशाही किसे कहते हैं? जब कोई सरकार किसी देश पर अपना अधिकार कर लेती है और साथ ही साथ वहां पर 1947 में ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हो गया। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई लड़ी गई थी। कब? 1948 में। तो अगर पूछा जाए भारत को आज़ादी कब मिली तो 1947 में, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली 1948 में, और कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान की लड़ाई कब हुई 1948 में। और पाकिस्तान 1954-55 में पाकिस्तान शीतकालीन सैन्य गुट सीएटो और सेंटो में शामिल हो गया। ये किस में शामिल हुआ? सीएटो और सेंटो में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी जल को लेकर के समझौता भी हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए ये समझौता कब हुआ है तो 1960 में हुआ था। तो सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर 1960 में किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल अयूब खान थे और हिंदुस्तान के, देख लीजिएगा, याद नहीं है मुझे। और अगला है आपका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 1962 में हुआ है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ है। इस समय कुछ चीज़ आप लोग सर्च कीजिएगा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पाकिस्तान के कौन थे। ठीक है, जब भारत और चीन के बीच हुआ था भारत के कौन थे, चीन के कौन थे, ये आप लोग का टास्क रहा, मैं नहीं बताऊंगा। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ये वाला था आपका लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच था, 1966 वाला। हालांकि देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसका सर्च करके। और ताशकंद समझौते के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? ताशकंद में ही। अगला है मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं के द्वारा आज़ादी की घोषणा की जाती है। मतलब बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने 20 साल के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, मैत्री संधि किसे कहते हैं? जैसे आप लोग दोनों मित्र हैं, इस बात का कोई ऑथेंटिक प्रूफ है क्या? ख्याल रख करके वो आपका दोस्ती तोड़ भी सकता है, लेकिन जब कोई देश का दोस्ती होता है ना तो पेपर पे सिग्नेचर के साथ होता है कि हम लोग दोनों 20 साल के लिए दोस्त हैं, हम तुम्हारा मदद करेंगे, तुम मेरा मदद करोगे, लिखा हुआ होगा। आप लोग ऐसा नहीं जो तो राष्ट्र को मतलब नहीं, बाय बाय, तुरंगा नहीं कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ है? दिसंबर 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जुलाई 1972 में। भारत ने परमाणु परीक्षण किए मई 1974 में। ये कहाँ किए थे ये भी आप लोग खोजिएगा, शायद पोखरण में हुआ था पहला। हाँ, राजस्थान का पोखरण में। एक बार लेकिन सर्च कर लीजिएगा, ये डाटा मुझे पक्का ध्यान नहीं है इसलिए। अगला है 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनैतिक संबंध बहाल हो गए। दिसंबर 1985 में दक्षेस के पहला सम्मेलन ढाका में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो अगर पूछा जाए दक्षेस की स्थापना कब हुई तो दिसंबर 1985 में। भारत श्रीलंका समझौता 1987 में। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 1987 से 1990 के बीच। जब उस वक्त क्या हुआ था, श्रीलंका में युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी सेना भेज करके श्रीलंका की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था। उस वक्त श्रीलंका में तमिल इलम और सिंगलियों के बीच शायद लड़ाई चल रही थी, उसी को लेकर के भारत ने अपना शांति सेना भेजा था। कब? 1987 में। 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां पर सेना भेजी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कब? 1988 में। क्योंकि कारण क्या था, अगर परमाणु हमला होगा तो क्या कोई एक देश तबाह होगा? दोनों देश तबाह हो सकते हैं। हम फेंकेंगे तो तुम भी तो फेंकोगे, ऑब्वियसली वाली बात है। दक्षेस के 7वें सम्मेलन में आपसी व्यवहार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि साप्टा पर हस्ताक्षर 1993 में। तो साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1993।
दिसंबर 1996 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले में भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फरक्का संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो दिसंबर 1996 में। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए कब? मई 1998। भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए दिसंबर 1998। और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए और शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए फरवरी 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो जून जुलाई 1999 में। इसके अलावा फरवरी 2004 में 12वें दक्षेण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए थे। कब? फरवरी 2004 में। और अफगानिस्तान दक्षेण का सदस्य कब बना? 2007 में। और 18वां दक्षेण सम्मेलन काठमांडू नेपाल में नवंबर 2014 में हुआ। एक बात मैं लिख करके दे देता हूँ, ये पूरा डाटा में से आपका 1 नंबर गारंटी है, मोहर मार के हुआ तो 2 नंबर मिल जाएगा। इसलिए इस पेज को पूरा याद कर लेना है। अब बोलिएगा सर हम काट करके ले जाएंगे, टेंशन क्या लेते हैं आप, ये पक्का आएगा। अब आता है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथ में ले ली और जल्द ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और लास्ट में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। पहले कौन संभाला था? अयूब खान। उसके बाद कौन आया? याहिया खान। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। देखो, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बाद में बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान नाम का जो व्यक्ति था वो बोला कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होंगे। और वो बांग्लादेश का एक बड़ा नेता था पूर्वी पाकिस्तान का, वो बोला कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करो। तो ऐसी स्थिति में 1971 में युद्ध हुआ था और बांग्लादेश किससे अलग हो गया? पाकिस्तान से अलग हो गया। अब पूर्वी पाकिस्तान का नाम अब क्या कहलाया जाने लगा? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? मुजीबुर रहमान, नाम याद रखिएगा। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में तब एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 77 तक कायम रही। मतलब पहले बना था जनरल अयूब खान, उसके बाद आया आपका याहिया खान, उसके बाद आ गया बेनजीर भुट्टो 1971 से 77 तक। और 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। और 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थन आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी। अब पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। जैसे भारत में क्या पार्टी है मेनली? 2 गो। कौन कौन? कांग्रेस और बीजेपी। हमेशा अगर प्रधानमंत्री पद के लिए बोले तो शुरू से यही होता है, या तो बीजेपी का सरकार है या तो कांग्रेस का है। उसी तरह पाकिस्तान में भी 2 पार्टी आती है, एक पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और दूसरा मुस्लिम लीग। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। 1999 में फिर सेना ने दखल दी और नवाज शरीफ को हटा दिया। किसने? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया कि हम क्या यहाँ का राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी, हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए और शासन होना शुरू हो गया। अब आता है धर्मगुरु और पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी, अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी भी हमेशा रहती है और इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है। अक्सर ये सबूत दलील देते हैं पाकिस्तान के राजनीतिक दल और लोकतंत्र में खोट है। अभी भी कौन? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उसको हटा दिया गया था, सुने ही थे आप लोग। राजनीतिक दलों के स्वार्थ और साधन और लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा हमेशा खतरे में पड़ती है। और लोकतंत्र कभी भी पाकिस्तान में पूरी तरह नहीं रहा। जिस तरह भारत में लोकतंत्र कायम है, पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं है। और पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है, जिसके कारण क्या होता है, तुरंत किसी भी बात को छापा जा सकता है। भारत में अगर बोले अभी भी
2004 के टाइम में जब हमारा कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कोई भी मीडिया कांग्रेस के खिलाफ लिख नहीं सकती थी। अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ लिखता था तो उसको मार दिया जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। और आज भी बीजेपी की शासन व्यवस्था है, उसके बाद भी बीजेपी में भी यही है, मीडिया स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनडीटीवी जो कि हमेशा सही बातों का आलोचना करता रहा है, सही बातों को लेकर के आवाज उठाया, एनडीटीवी को बीजेपी पार्टी के द्वारा खरीद लिया गया। उसके जो मुख्य पत्रकार थे रवीश कुमार, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सब उसी की पार्टी में बोलने लगा था, उसको अच्छा लगा। हाँ, बस उसका एक ही कहना है कि भाई जितनी भी पार्टियां होती है वह अपना ही तारीफ चाहती है, और कोई भी पार्टी अच्छी नहीं होती, ना बीजेपी अच्छी है ना कांग्रेस अच्छी है। वास्तव में बोले तो हमेशा विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि उसकी आलोचना कर सके। बीजेपी की सरकार हो तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में इतनी मजबूत हो कि उसकी आलोचना कर सके, और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में हो तो बीजेपी पार्टी इतना मजबूत हो कि वह विपक्ष में आलोचना कर सके। लेकिन अभी स्थिति बहुत विकट है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए भी कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता। पाकिस्तान में सैनिक शासन को हमेशा बढ़ावा भी मिला है। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इसके अलावा बहुत कोई यह भी मानता है कि पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार नहीं लगना चाहिए। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिम और दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला भी मानते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर काफ़ी सारे कार्टून भी बनाए गए थे परवेज मुशर्रफ के ऊपर। अब आता है बांग्लादेश में लोकतंत्र। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग हुआ करता था। अंग्रेजी राज के समय, देखो अभी हम जस्ट बताए थे, पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, यानी वो पाकिस्तान का अंग था। 1971 में अलग हुआ। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। देखो अलग होने के पीछे का भी रीजन था, कारण क्या था। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश में लोग बंगाली बोलते हैं, पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इन दोनों में विवाद था कि भाई जबरदस्ती तू मेरे ऊपर उर्दू लाद रहा है, हमको उर्दू तो आता नहीं है। इसी कारण से पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या हो गया, बाद में बांग्लादेश हो गया। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की भी मांग उठाई। उन्होंने पूर्वी, और उसके अलावा इसका संघर्ष कौन किया था, तो मुजीबुर रहमान किया था। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की, और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाले आवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजयी मिली थी। अभी हम जस्ट बताए थे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने थे, मुजीबुर रहमान। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग के 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर इसको विजय मिली थी। किसको, शेख मुजीबुर रहमान को। कहां पे, पूर्वी क्षेत्र में, जो कि बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था। इसके अलावा आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा हुआ करता था, और सरकार ने इस सभा को आहूत करने के इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया, और जनरल आहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत पलायन कर गए। अब भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या खड़ी हो गई कि कहां पे रखेंगे। तब क्या हुआ, भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया, और उन्होंने वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की। किसने, भारत सरकार ने बांग्लादेश के लोगों को। और इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, पहले भी बता चुके हैं। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। अब बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। अब आता है बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया, और संसदीय प्रणाली की जगह
अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता प्रदान की थी। इसके अलावा शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवाम लीग, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या है? आवाम लीग, ध्यान रखिए, आवामी लीग। आवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बांग्ला में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा बांग्ला लैंग्वेज में है। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, ये हम पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है जय बांग्ला। जय बांग्ला ये आपका लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1987 में जनरल इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए नूर हुसैन की याद में ढाका विश्वविद्यालय में दीवार पर चित्रमाला बनाई गई। उसकी पीठ पर अंकित है गणतंत्र मुक्त पाक। ये जो ऊपर में लिखा हुआ था, ये पीठ पर लिखा हुआ है गणतंत्र मुक्त पाक, और ऊपर में जय बांग्ला लिखा हुआ है, जय बंगबंधु, और विप्लव वीर ही सच्चे इंसान है, ये सारा चीज लिखा है। और क्रांति ही मुक्ति का इकलौता रास्ता है, जैसे नारे लिखे हुए हैं। अब आता है 1900। अब देखो आवामी लीग की अगर हम बात करें, ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, अब इन्होंने क्या किया था, वहां पर तो जीत गए थे। इसने, इसकी पार्टी का नाम क्या था? आवामी लीग। ये क्या चाहेगा भाई, सिर्फ मेरा ही पार्टी हर बार जीते, दूसरा पार्टी जीते क्या? नहीं। तो इसने क्या किया, अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया, और इससे क्या हुआ, तनाव और संघर्ष की स्थिति कायम हो गई। 1975 के अगस्त महीना में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। किसके खिलाफ? शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ। और इस नाटकीय त्रासद में घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। अगर पूछा जाए शेख मुजीब कब मारे गए थे, 1975 में मारे गए। किसके हाथों? सेना के हाथों मारे गए। क्यों मारे गए थे? तो उन्होंने क्या किया था, अपनी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी को समाप्त करवा दिया था। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी का चुन चुन के बढ़िया बढ़िया नेता को उन्होंने आरोप लगा करके जेल के भीतर कर दे रही है। अभी आप लोगों ने सुना होगा जो अरविंद केजरीवाल है, उनको भी ईडी ने क्या किया है, जेल के अंदर डाल दिया है। और नॉर्मल सा बात है, कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जो बेदाग हो। मेरा कहने का अर्थ है, अगर मुझ में भी अगर बुराइयां देखिएगा तो 1000 बुराई दिख जाएगा। जेल में डालने के लिए बहुत सारा मौका भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो इसी तरह करके बीजेपी पार्टी क्या कर रही है, सबको डाल रही है, और उन कांग्रेस नेताओं को पहले टारगेट कर रही है, या तो तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, तब तो तुम गंगा नहा लिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बीजेपी में शामिल नहीं हुए तब तुमको जेल का हवा खिला देंगे। इस तरह करके क्या होगा, तो ऐसा करते रहेगी, आगे चल करके कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां खत्म हो जाएगी, सभी लोग क्या होंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब आता है नई सैनिक शासक जियाउर रहमान ने। अब नया सैनिक शासक कौन बना? जियाउर रहमान। इसने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में ये विजयी रहे। और जियाउर रहमान की हत्या हो गई आगे चल करके, और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में फिर सैनिक शासन आ गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन बांग्लादेश जनता ने जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधि में छूट दे दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद फिर 5 साल के लिए क्या हुए, राष्ट्रपति बने, और जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते रहे। लास्ट में लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ गया था। तो अगर पूछा जाए कि इनको कब पद छोड़ना पड़ा, तो 1990 में। और 1991 में फिर से चुनाव हुआ, और चुनाव में कौन जीता, फिर दूसरा अगला पार्टी जीती होगी, ठीक है। अब आते हैं नेपाल, और तब से क्या है, 1991 से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। आजाद कब हुआ? 1971 में। उसके बाद फिर कोई कोई पार्टी लोग अपना शासन कर लिया जबरदस्ती। उसके बाद 1991 से फिर से यहाँ पर लोकतंत्र कायम हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग नेपाल के बारे में। नेपाल का लोकतंत्र हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज इतना ही रन देते हैं। ओके बाय, थैंक यू सो मच। आप पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ।